स्वागत है साथियों। आज की इस क्लास में हम यूपीजीडीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के विविध प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें लगभग प्रत्येक विधाओं से या अलग अलग क्षेत्रों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संकलन है। ये सारे प्रश्न आपको यूजीसी, टीजीटी और जेआईसी की परीक्षा की दृष्टि से भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं इस क्रम में पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। ध्यान रखना है, द्विवेदी युग के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। पहला ऑप्शन है, द्विवेदी युग में रीतिकालीन संवेदना का तीव्र विरोध एवं ठोस यथार्थ के चित्रण का प्रबल आग्रह दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन है, काव्य के लिए नए माध्यम के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भी हो गई थी। तीसरा ऑप्शन है, हरिऔध और गुप्त की रचनाओं में द्विवेदी युगीन चेतना पूर्णतः मुखर हो चुकी थी। और चौथा है, द्विवेदी युग में रोमान हावी था। तो साथियों ध्यान से देखेंगे आप, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये असंगत कथन है द्विवेदी युग के विषय में। ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, क्योंकि रोमान न होने की वजह से, भावुकता की शून्यता होने की वजह से ही इतिवृत्तात्मकता का आरोप लगा था द्विवेदी युग की कविता पर। तो रोमान हावी बिल्कुल नहीं था। रोमान जो हावी था, जो रोमांटिसिज्म था, वो छायावादी कविता की विशेषता थी। इसके अलावा ऊपर के जो ये तीन ऑप्शन हैं, इन तीनों ऑप्शंस को आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आए हुए कथन हैं, द्विवेदी युग को परिभाषित करते हैं बेहतर ढंग से। क्या लिखा है कि द्विवेदी युग में रीतिकालीन संवेदना का तीव्र विरोध, जो अब तक जो सामंती ढंग की कविताएं लिखी जा रही थी, जो राजभक्ति की कविताएं लिखी जा रही थी, जो सौंदर्य परक कविताएं लिखी जा रही थी, उन सारी कविताओं के विरोध में तीव्र विरोध एवं ठोस यथार्थ, मैटर ऑफ फैक्ट, इतिवृत्तात्मकता जिसे कहा गया, उसका प्रबल आग्रह दिखाई पड़ता है। ये बात सत्य है। दूसरा ऑप्शन था, काव्य के लिए नए माध्यम के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भी हो गई थी। ये बात भी सत्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा और साहित्य की भाषा के रूप में परिष्कृत, परिमार्जित और व्यवस्थित ढंग से उसको व्याकरणबद्ध किया। तो ये कथन भी सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है, हरिऔध और गुप्त की रचनाओं में द्विवेदी युगीन चेतना पूर्णतः मुखर हो चुकी थी, यह कथन भी सत्य है। तो इन तीनों कथनों को आप बेहतर ढंग से जब याद रखेंगे तो द्विवेदी युग से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आपका निर्मित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। ध्यान दीजिएगा कि छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। यह कथन किस आलोचक का है? तो छायावाद को भारत की अस्मिता की खोज किसने कहा है? ऑप्शन, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, जहां वो छायावाद के विषय में लिख रहे हैं, तो वहां भी कहते हैं कि छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक नए ढंग का प्रश्न है, इसे आपको तैयार रख लेना है। देखते हैं अगला प्रश्न। उसके पहले साथियों एक सूचना है कि जो लोग यूपीजीडीसी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल भी अब तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए विशेष रूप से अंतिम का ये जो 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है, उसमें आप 35 घंटे की ये रिकॉर्डेड क्लास पूरी तरह से जो पाठ्यक्रम पर आधारित है उसे देख के रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरे जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है, वे भी इन क्लासेस को लगातार देख के जो भी इसमें पारिभाषिक शब्दावली, लोक साहित्य, अनुवाद, इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अलंकारों पे जो महत्वपूर्ण क्लासेस हैं उन्हें देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे, यानी कि आप देखेंगे कि 16 से 20 मिनट मैक्सिमम सारी क्लासेस इसी रूप में आपको मिलेंगी। तो आप 15-20 मिनट बैठ के एक पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही प्रामाणिक ढंग से हमने इस पूरी क्लासेस को तैयार किया हुआ है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यूपीजीडीसी के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली से कैसे आएंगे, लोक साहित्य से कैसे आएंगे, इसके अलावा आलोचकों से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे, तो उसका आपको एक प्रारूप हमारे इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों में दिखाई पड़ेगा। तो हमारे नंबर पर संपर्क करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे 1000 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और आप 2-3 दिन में चाहे आप प्रिंट निकलवा के इसे सॉल्व करके बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
कुमकुम काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन बालकृष्ण शर्मा नवीन, सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका काव्य संग्रह है कुमकुम। अब यहां से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होंगी बालकृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित, क्योंकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत इनका नाम आता है। तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए कि कुमकुम का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1939 ईस्वी में कुमकुम प्रकाशित होता है। ठीक है, काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। अब बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी अगर हम यहाँ पे जब अपनी बढ़ाते हैं, तो इनका जो जन्म वर्ष है वो 1897 और 1960 तक ये वर्तमान रहे। जन्म हुआ कहाँ? ग्वालियर, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भयाना गांव में। ठीक है, तो इनके विषय में थोड़ी बेसिक जानकारी ये हो जाएगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि नगेंद्र जी की पुस्तक में ये सारे प्रामाणिक तथ्य हैं, इसलिए गंभीरता से इसे देखें कि प्रभा और प्रताप पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन प्रभा पत्रिका से संबंधित रहा है या प्रताप पत्रिका से संबंधित रहा है, तो वहां से आपको ध्यान रखना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी इन दोनों पत्रिकाओं से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो काव्य संग्रह है, ध्यान रखना है आपको, अपलक, क्वासी, हम विषपाई जन्म के, ठीक है, ये। इसके अलावा रश्मि रेखा, ये इतने इनकी काव्य संग्रह हैं। यहां से आप बहुत कम समय में इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा नगेंद्र जी की पुस्तक में एक तथ्य नवीन जी के बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने एक उर्मिला नाम से एक रचना लिखी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, और 1934 में ये पूरा हो चुका था, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? प्रकाशित हो रहा है 1975 में। ठीक है, ये नगेंद्र जी की पुस्तक में आया हुआ तथ्य है कि उर्मिला नाम की एक रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखी हुई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी पंक्ति है, आपको ध्यान रखना है, ताकि आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जो इनसे सवाल अगर बेशक अगर हो सकता है एक दो आ जाए, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। जैसे हो जाने दो गर्क नशे में, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये नवीन जी की पंक्ति है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप उसे ऐसे ही सुन सकते हैं कि हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हमारा, क्या घर क्या दर कैसा वतन, हम अनिकेतन। तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में आप इतनी सारी बातें इस छोटी सी क्लास के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1850 से 77, 85 से 1900, 1877 से 1910, 1875 से 1910। तो सही उत्तर क्या है इसका? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है 1877 से 1910। ये पूरा टाइम पीरियड है जिसमें हिंदी प्रदीप पत्रिका लगातार निकलती रही। तो लगातार इस पर काम करते रहे बालकृष्ण भट्ट जी, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि हिंदी प्रदीप, आपको ध्यान रखेंगे इसका प्रकाशन वर्ष यहां से तय है 1877, प्रकाशन वर्ष 1877। अब ये किस प्रकृति की पत्रिका थी? तो ध्यान रखना है मासिक पत्रिका थी, और निकलती कहां से थी? प्रयाग से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको यहां से ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है 1877 से 1910।
ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, ठीक है। कुल लगभग आप देखेंगे तो 33 वर्षों तक ये लगातार निकल रही है इसके अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1890, 1893, 1896, 1899। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें आपका फीडबैक भी मिलता रहता है। हम लगातार अपनी क्लासेस के माध्यम से आप सभी के प्रैक्टिस सेट और रिवीजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन दिनों हम लगातार ये क्लासेस लेकर आ रहे हैं जिससे आप बेहतर रिवीजन कर सकें। तो नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखेंगे 1893 नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अब 1893 इसका प्रकाशन वर्ष है, ध्यान रखेंगे ये भी मासिक है, ठीक है। नागरी नीरद भी नागरी नीरद ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक, ठीक है। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी और ये निकलती कहां से थी? मिर्जापुर से। अब कमेंट करके आपको बताना है कि नागरी नीरद के संपादक कौन थे? संपादक कौन थे नागरी नीरद के? कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो मिर्जापुर से नागरी नीरद निकलती थी और जो इसके संपादक थे वे एक और पत्रिका भी निकालते थे। उस पत्रिका का भी नाम यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, इससे आपका त्वरित टेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन में 1877, 1874, 1869, 1860। तो सही उत्तर क्या है? ध्यान देंगे, इसका जो सही उत्तर है 1874। भारत बंधु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1874 ईस्वी है और इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि ये साप्ताहिक थी, साप्ताहिक, और निकलती कहां से थी? अलीगढ़ से, ठीक है। साप्ताहिक अलीगढ़ से ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसके संपादक का नाम आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, जब आप क्वेश्चन मार्क के साथ सोचते हैं कि इसके संपादक कौन है, तब लगता है कि हमने जो याद किया है क्या वो सही याद किया है अथवा हमने इस पर दृष्टि डाली है, नहीं। तो इसे ध्यान रखना है। बताइए भारत बंधु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अब यहां से हम एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे, इसके अगल और बगल, यानी कि सबसे पहली बात यहां से देखिए कि 1874 में भारत बंधु पत्रिका के अलावा एक और पत्रिका प्रकाशित हो रही थी, उसका नाम था बाला बोधिनी। बाला बोधिनी पत्रिका ये भी 1874 में ही प्रकाशित होना शुरू हुई है, ठीक है। मासिक प्रकृति इसकी थी, यानी मासिक ढंग से प्रकाशित हो रही थी, और कहां से? बनारस से। और इसके संपादक का नाम बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप लोग जानते होंगे। तो ये 1874 में भारत बंधु और बाला बोधिनी दो का नाम आपको तैयार कर ही लेना है। अब थोड़ा सा अगर पीछे जाएं 1874 के, तो अगर हम 1873 की बात करें, तो एक वर्ष पहले की भी बात कर लें, तो 1873 में कोई महत्वपूर्ण पत्रिका ध्यान आ रही हो आप लोगों के, तो ध्यान रखना है आपको। 1873 में भारतेंदु की एक पत्रिका और थी, हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। हरिश्चंद्र मैगजीन भी 1873 में ये थी, यानी एक वर्ष पहले, और ये भी मासिक बनारस से, जो प्रकृति बाला बोधिनी की थी वही इसकी भी थी, मासिक बनारस से निकलती थी। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप एक वर्ष पहले और एक वर्ष बाद की भी जो रचनाएं हैं, पत्रिकाएं हैं, उन्हें भी इस रूप में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त।
तो साथियों, यूपी जीडीसी के टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और अब तक आपने भले ही कुछ न पढ़ा हो, इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा कलेक्शन है हर यूनिट से कि आप इनको रिवाइज करके टेस्ट सीरीज के माध्यम से या 35 घंटे की जो रिकॉर्डेड क्लास है उसे 1 से 1.5 दिन में लगातार देख के सारी चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। प्रताप नारायण मिश्र की ये कई बार ये केवल इतना हिस्सा ही पूछा जाता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह किसका मत है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अब यहाँ से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में तैयार कर लेनी है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है भारतेंदु युग की। तो पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा, इनका जो संबंध था वो भारतेंदु युग से था। ठीक है, भारतेंदु युग से इनका संबंध था। इनके विषय में आपको ध्यान रखना है कि इनका जो जन्मवर्ष है वो क्या है? जन्मवर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र का 1856 से 1894। ठीक है, ये इनका जन्मवर्ष है। अब यहां से एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ये एक पत्रिका का संपादन करते थे जिसका नाम था ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका किस वर्ष से इन्होंने निकालना शुरू किया? 1883 से। ठीक है, और ये मासिक थी, कानपुर से निकलती थी, कानपुर से ये निकलती थी। तो इतनी बातें इस पत्रिका के विषय में आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके जन्म स्थान के विषय में बात की जाती है तो उन्नाव जिले में नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि उन्नाव जिले में इनका जन्म हुआ। बाद में पिता का जब ट्रांसफर हुआ तो वहां उनके साथ ये कानपुर आ गए थे। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ से ध्यान रखना है। और गांव का नाम है बैजे गांव, उन्नाव में ही बैजे गांव, उन्नाव में बैजे गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ। बाद में पिता जब ट्रांसफर हुआ तो उनके साथ कानपुर चले आए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां से एक बात और आपको ध्यान रखनी है प्रताप नारायण मिश्र के विषय में, इनकी जो प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह था, प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह, उसका नाम था प्रताप लहरी। प्रताप लहरी। अब इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में बनाने का कोई औचित्य नहीं था जिससे आप लोगों का समय बर्बाद होता। यहाँ हम एक ही प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्नों का रिवीजन कर ले रहे हैं कि यदि आपसे पूछे कि प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह किस नाम से है तो प्रताप लहरी नाम से है, तो आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। नगेंद्र जी की पुस्तक पर लिखा है कि हास्य व्यंग कविताओं की श्रेणी में, हास्य व्यंग कविताओं की श्रेणी में इनका नाम अग्रणी है, ध्यान रखना है। ये नगेंद्र जी लिख रहे हैं, यानी इनकी कविताओं की जो प्रकृति है वो क्या है? हास्य व्यंग कविताओं वाली है। ठीक है, इन्होंने ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, जो कविता काव्य रचना की है, काव्य रचना किस भाषा में की है? ब्रजभाषा में। नगेंद्र जी ने लिखा कि इन्हें खड़ी बोली से उतना लगाव नहीं था, तो ब्रजभाषा में इन्होंने काव्य रचनाएं की हुई हैं। और अंतिम, जब यहाँ पे हम बात समाप्त कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र की, तो इनके कुछ रचनाओं को देखते हैं। प्रेम पुष्पावली, ये सब काव्य संग्रह है। प्रेम पुष्पावली, तृप्यंताम, मन की लहर, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक, ये सारी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। इसके अलावा श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास। तो साथियों देखिए, यहां पे हमने एक प्रश्न के बहाने कम से कम 10 से 12 महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार किया, जिससे आप भारतेंदु युग के एक बड़े रचनाकार के विषय में इतने सारे तथ्य आसानी से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और यहाँ से आप जो रिवीजन कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल भी हो रही होंगी। तो ऐसे ही हमारी सारी क्लासेस भी हैं जो रिकॉर्डेड क्लास हैं,
यूपी जीडीसी के पाठ्यक्रम पर आधारित, वो 35 घंटे में पूरी की पूरी क्लासेस को आप उसमें पारिभाषिक शब्दावली, लोक साहित्य, इसके अलावा प्रमुख आलोचकों की जो मान्यताएं, जो 7-8 आलोचक हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाषा विज्ञान, इसके अलावा भी हिंदी की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं और देवनागरी लिपि पर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ऐसे सभी पूरी क्लासेस का 16 से 17 मिनट, 20 मिनट की पूरी क्लास है, जो कि आप एक बैठक में 3-4 क्लासेस, 5 क्लासेस आसानी से देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, फिर भी वो एग्ज़ाम देने का मूड बना रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। बाकी रिवीजन करने वालों के लिए तो बेहतर से बेहतर है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।